हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके लिए लेकर आता हूं करंट अफेयर्स की न्यूज। हम उन्हीं करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं जो हमें लगता है कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज यानी 23 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा। तो सबसे पहला जो न्यूज है वो है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। देखिए इसी साल मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी लॉन्च किया गया है 5 मई को लॉन्च किया गया, ठीक है, 5 मई 2026 को। तो इसके तहत हम चाहते ये हैं कि जो अगले आने वाले 5 साल यानी 2030-31 तक हम दुनिया भर में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए कॉटन प्रोडक्शन में एंड कॉटन कंजप्शन में, साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पे कॉटन के कॉम्पिटिटिवनेस में यानी टेक्सटाइल कॉम्पिटिटिवनेस में हम पूरी दुनिया में अव्वल दर्जे पर आए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक मोटो है इस प्रोडक्टिविटी थीम का। तो फिलहाल जब हम अभी का सिनेरियो देखें तो हम कल्टीवेटेड एरिया के फॉर्म में अगर देखते हैं यानी कॉटन कल्टीवेशन का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा इंडिया में, ठीक है। इंडिया की पोजीशन ग्लोबली फर्स्ट रैंक है जब हम बात करते कल्टीवेटेड एरिया की। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की यानी उत्पादन और उपभोग की, तो उसमें हम सेकंड नंबर पे आते हैं पूरी दुनिया में। मतलब हमारे यहाँ पे एरिया ज्यादा है पर प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम है, तो उसे ही हमें बढ़ाना है इस मेथड के थ्रू, इस मिशन के थ्रू। तो ये जो मिशन है इसके साथ साथ एक और चीज बता दूं आपको मैं कि जो ग्लोबली हम कंट्रीब्यूट करते हैं कॉटन प्रोडक्शन में वो 19% है। मतलब पूरी दुनिया का 19% कॉटन हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इस इमेज के थ्रू हम समझते हैं कि मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी क्या है। तो मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी जो है वो 5 साल का टारगेट लेकर हम सेल्फ सफिशिएंसी की ओर बढ़ना चाहते हैं, जहां पे हम टेक्सटाइल मार्केट में 2030-31 तक सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, इंपोर्टर से एक्सपोर्टर की तरफ बढ़ जाए। तो इसके लिए कैबिनेट ने जो अप्रूव किया बजट है वो है 5659.22 करोड़। ये इस मिशन के लिए बजट या एलोकेटेड फंड है। जब हम बात करें तो ये चाहता क्या है विजन, ठीक है। तो इस मिशन का विजन है 5F यानी सबसे पहले फार्म, ठीक है, जहां हम उत्पादन कर रहे हैं, वहां से फिर फाइबर की ओर यानी कि जो हम रुई के जो कॉटन के जो अलग अलग रेसे देखते हैं उनसे फिर धागे बनाना, फाइबर बनाना, और फाइबर के बाद फिर जाता है बेसिकली फैक्ट्री की तरफ जहां वो कपड़े बनते हैं। फैक्ट्री से फिर जाएगा फैशन की तरफ जहां डिजाइन और अलग अलग चीजों में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा विजन है कि जो 5वां F है फॉरेन तक हम अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पहुंचा सके। उसके साथ ही ये विजन देता है 5F का, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन, ठीक है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन, ये हमारा विजन है। तो बेसिकली हम चाहते ये हैं कि आने वाले सालों में लगभग 32 लाख फार्मर्स इससे बेनिफिट हो सके जो कॉटन कल्टीवेशन में काम करते हैं, ठीक है। तो ये था मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। चलिए अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो चिता आंदोलन या पैरे प्रोटेस्ट अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली। कहां पे? तो ये लॉन्च हुआ है आपका एमपी में, ठीक है। एमपी के जो ट्राइबल है खासकर गोंड समुदाय और कोल समुदाय के लोग, वो लोगों ने एक आंदोलन चालू किया है। किसके खिलाफ किया है? तो उन्होंने किया है केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, खासकर 2 चीजों के कारण, केन बेतवा रिवर और डिस्प्लेसमेंट बाय धौधन डैम, ठीक है। धौधान डैम के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का, उसके कारण ये आंदोलन कर रहे हैं। अब कौन से एरिया में कर रहे हैं? तो पन्ना और छतरपुर एरिया में, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी के, वहां पे गोंड और कोल समुदाय के लोग एक सिंबॉलिक तौर पर दिखा रहे हैं कि हम आपको अगर हमसे पार पाना है तो आपको हमारी चिताओं पर से गुजरना होगा। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं और जो लोग हैं कोल समुदाय और गोंड समुदाय के, वो लोग एक चिता जैसा बना के उस पर लेट जा रहे हैं, ठीक है। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट की बात हम करें
तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट भारत का पहला इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, वाटर लिंकिंग या रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, इससे पहले कोई भी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट नहीं आया था। इसके बाद हम बात करें तो बेसिकली जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि जो सरप्लस वाटर है केन रिवर का, ठीक है, तो केन रिवर में जो ज्यादा पानी है वो बेतवा रिवर तक पहुंचाया जाए ताकि दोनों में लेवल समान हो सके। ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे, तो यहां पे भी लेवल निकलेगा। आगे बात करें तो कंसर्न क्या है, दिक्कतें कहां आ रही हैं? दिक्कतें हैं कि पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विलेज का, ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व को इंपैक्ट करेगा, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट है, और लार्ज स्केल का ट्री लॉस होगा, यानी कि पेड़ों को क्षति पहुंचेगी, क्योंकि जब भी डैम या इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट करेंगे तो पेड़ कटेंगे, तब तो रास्ता बनाएंगे, तब तो हम दो रिवर्स को लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं। इसके साथ हम बात करें तो बेसिकली ये लोग हैं कोल समुदाय और गोंड समुदाय के, वो चाह क्या रहे हैं कि जो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि इसके कारण, इस केन बेतवा प्रोजेक्ट और नॉर्दर्न डैम के कारण जो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है उनका खुद का लैंड का, ठीक है, इसके अलावा उनके कल्चर का और वनों का यानी फॉरेस्ट का, और साथ ही साथ हम बात करें तो लाइवलीहुड का, मतलब उनके आसपास के इलाकों का। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि इस कारण हमारा कल्चर, हमारा लैंड, दोनों चीज इंपैक्ट हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये ना हो। ठीक है, इसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया है। ठीक है, ये इमेज है, ऐसे चिताओं पे लेट जा रही महिलाएं और पुरुष और जो लोग हैं सब लोग चिताओं पर लेट रहे, खासकर महिलाएं लेट रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगले करंट अफेयर से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एम सिविल सर्विसेज आप लोगों के लिए मॉनसून सीजन में बहुत ही अच्छा एक एट्रैक्टिव सेल लेकर आया है, जहां हम अर्ली एडमिशन पर 10% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, जो लोग जल्द हमारे नए बैचेस यानी यूपीएससी, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम, जो अब सीजी एसएसबी के नाम से जाना जाता है, उसके एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम नए बैचेस ला रहे हैं। ये जो पूरा बैचेस है, यहां पे हम आपको टाइमली मैनर पे पूरा कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, साथ ही साथ आपको अपडेटेड मटेरियल देते हैं और मेंटरशिप के साथ साथ गाइडेंस भी देते हैं, जहां हम आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करवाते हैं। तो हमारा मोटिव सिंपल है कि हम आपको चाहते हैं कि आज प्रिपेयर करें और आपको आगे आने वाले समय में लीड करवाएं। ठीक है, तो प्रिपेयर टुडे एंड लीड टुमारो हमारा एक मोटिव है। इसी के तहत हमने अभी एक नए बैचेस लॉन्च किए यूपीएससी, सीजीपीएससी और सीजीएसएसबी के लिए, जहां फिलहाल मॉनसून सीजन सेल पे 10% की डिस्काउंट है। अफोर्डेबल प्राइस तो है ही पहले से, प्लस 10% और डिस्काउंट आपको मिल सकता है जल्द से जल्द आप हमारे यहां ज्वाइन करें। तो ये खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं। हम आपको दिल्ली जैसे ही मेंटर, दिल्ली जितनी ही क्वालिटी एजुकेशन रायपुर में बहुत कम कीमत में प्रोवाइड कर रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए एड्रेस पर भी आकर आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बैचेस कब से हैं और क्या मोड ऑफ फी स्ट्रक्चर है। चलिए, इसके साथ ही अब हम वापस अपने करंट अफेयर्स पे आते हैं। अगला करंट अफेयर्स हम देखते हैं तो मिशन गोल्डन स्पाइस की बात हो रही। ठीक है, तो मिशन गोल्डन स्पाइस क्या है? तो गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट लॉन्च किया है मेघालय के लिए ट्रांसफॉर्म लैकाडोंग टर्मरिक। ठीक है, तो मिशन जो मेघालय में पाया जाने वाला लैकाडोंग टर्मरिक है यानी हल्दी है, उसके लिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज करवाने का और उसे पूरी दुनिया में एक बेहतर स्थान पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है गोल्डन स्पाइस मिशन। ठीक है, अब ये जो बेसिकली ये जो लैकाडोंग टर्मरिक है ना, ये बाकी टर्मरिक की अपेक्षा 4 गुना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यानी कि 4 टाइम्स हायर इसका ऑर्डिनरी टर्मरिक से कर्क्यूमिन है। ठीक है, कुर्कुमिन है सबसे ज्यादा, मतलब 7 से 12% के आसपास है। जनरली जो हम देखते हैं ना क्या बोलते टर्मरिक या हल्दी, उसमें इससे 4 गुना कम होता है, लगभग 1 से 2% या 3%, मैक्सिमम 4% तक होता है।
अब ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है वेस्ट और ईस्ट आपके जांतिया मेघालय में, ठीक है। जांतिया हिल्स जो है, गारो खासी जयंतिया जो है, तीन हिस्सा है अलग अलग मेघालय में, तीन आपके हिली एरियाज हैं। तो उसी में से एक हिल एरिया है जयंतिया का, वहां पे वेस्ट और ईस्ट हिस्से में ये टर्मरिक पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो मिशन है इसे किसने लॉन्च किया है? तो मिशन लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसे हम डोनीर कहते हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डोनीर। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 175 करोड़ का है, और ये 5 साल, आने वाले 5 सालों के लिए हम ये मिशन मोड ऑन रखे हैं, जहां हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में, 5 सालों में, मेघालय का जो लकडोंग टर्मरिक है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो सके एज ए प्रीमियम स्पाइस ब्रांड, ठीक है, प्रीमियम स्पाइस ब्रांड के तौर पे। अब इसमें करेंगे क्या हम? तो ऑब्जेक्टिव है कि भाई कल्टीवेशन एरिया बढ़ाया जाएगा, इसके साथ ही साथ 26,000 जो अभी फिलहाल 2600 हेक्टेयर है उससे 7,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने की संभावना है, ठीक है। इसके अलावा जो इनकम है 17,500 फार्मर्स का, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, उनका जो इनकम है उसको इंप्रूव करने की बात हम कर रहे हैं इस मिशन के थ्रू, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या चाहते हैं कि बेटर प्रोसेसिंग फैसिलिटी बने, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, प्रमोशन हो एक्सपोर्ट करने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो बेसिकली हम इकोनॉमिकली बेटर करना चाहते हैं, इकोनॉमिक बेटरमेंट चाहते हैं। यह है मिशन गोल्डन स्पाइस। मिशन गोल्डन स्पाइस की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ डोनीर जो है, मिनिस्टर ऑफ डोनीर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इसे लॉन्च किया है, ठीक है, जहां पे ब्रांडिंग होगा लकडोंग टर्मरिक का, ठीक है। तो ये था मिशन गोल्डन स्पाइस, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। इंडिया का पहला अप्रूव्ड डेंगू वैक्सीन, ठीक है, भारत में अब तक कोई भी डेंगू की वैक्सीन भारत की नहीं थी, ठीक है। तो भारत में पहला डेंगू का वैक्सीन कौन सा है? क्यूडेंगा, जिसे टेक 003 के नाम से भी जानते हैं। और ये टेक क्यों है? क्योंकि इसे तकेड़ा बायोफार्मास्यूटिकल्स जापान की कंपनी ने बनाया है, ठीक है, इसलिए टेक, ये जो टेक 003 है ये उसके थ्रू नाम आया है, और इसका एक्चुअल नेम है क्यूडेंगा, ठीक है। अब इसे अप्रूव किसने किया? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के द्वारा, ठीक है। अब ये एलिजिबल किसके लिए होगा? कौन कौन एलिजिबल होंगे? तो 4 से 60 साल की उम्र के लोग जिन्हें डेंगू हो भी चुका हो या होने की संभावना हो, उसके लिए ये वैक्सीन बहुत कारगर साबित हो सकती है, ठीक है। 4 से कम वालों के लिए नहीं है और 60 से ज्यादा वालों के लिए नहीं है। तो मिनिमम 4 इयर्स एंड मैक्सिमम 60 इयर्स का ये पूरा कैप है, जिसके तहत ये क्यूडेंगा वैक्सीन को हमने अप्रूव किया है। अभी करेगा क्या? तो चारों डेंगू वायरस जो होते हैं उन सब पे ये हमला बोलेगा और उसे उससे ठीक करेगा। तो डेनवी 1, डेनवी 2, डेनवी 3 और डेनवी 4 डेंगू के अलग अलग वायरस हैं, उन चारों वायरसों पे ये असर करेगा। तो डेंगू की बात करें तो हम डेंगू किससे होता है? तो डेंगू एक मच्छर से होता है जिसका नाम है एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है। एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा 2 और बीमारियां होती है, एक होता है चिकनगुनिया, ठीक है, एक होता है चिकनगुनिया और एक होता है जीका वायरस। मतलब डेंगू तो करता ही करता है ये मॉस्किटो एडिस एजिप्टी, इसके साथ साथ वो चिकनगुनिया और जीका वायरस भी फैलाता है। अब हम बात करें DCGI की, तो बेसिकली ये फैक्ट है, थोड़ा सा याद रख लीजिए, हो सकता है वन डे एग्जाम से पूछ ले या आपके पॉइंटर्स में पूछ सकता है। तो ये क्या करती है? ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है भारत की, जो ड्रग्स को अथॉरिटी या रेगुलेट करती है। ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के थ्रू ये काम करती है, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो ये बेसिकली ये एक्ट के थ्रू बनी हुई बॉडी है, ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, ठीक, क्यूडेंगा वैक्सीन। अगला करंट अफेयर्स देखिए तो शब्दकोश, शब्द लोक, ठीक है, पहला भारत का इमर्सिव, ठीक है, लैंग्वेज म्यूजियम बना है। कहां पे? कोलकाता में। जो
इंडिया की जो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता है, वहां पे अभी बना भारत का पहला इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम। तो बेसिकली करेगा क्या, तो शब्द लोक नाम से इस म्यूजियम का नाम होगा, जहां पे आपको जितनी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, यानी कि 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो हैं उनके हाइलाइट्स मिलेंगे, मतलब उनके द्वारा लिखित किताबें वगैरह हो गई, उनसे जुड़ी हुई जो भी आपके आर्ट्स हो गए, वो सारी चीज आपको यहाँ मिलेंगी। इसके अलावा 9 थीमेटिक गैलरीज बनाई गई हैं, जहां पे ओरल ट्रेडिशन, पुराने ट्रेडिशन में ओरली जो चीज दी गई होगी उसका कवर करेगा कवरेज, रिटन लिटरेचर और डिजिटल लैंग्वेज डेवलपमेंट करेगा। तो बेसिकली ये जो शब्द लोक है ये है क्या, तो ये एक तरह का ऐसा डिजिटल मोड ऑफ म्यूजियम है जहां पे लैंग्वेज से रिलेटेड आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसे इनॉग्रेट किसने किया, तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया है, और ये डेवलप हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। अब हम बात कर ले तो नेशनल लाइब्रेरी जो कोलकाता की है वो लार्जेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी है, जिसका शुरुआत हुआ था 1836 से। ठीक है, ये हिस्टोरिकली एविडेंट है कि भाई सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी है इंडिया का। ठीक है, तो ये था आपका शब्द लोक। तो बेसिकली इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम होता क्या है, तो क्या करता है, ये मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके क्रिएट करता है इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस को। मतलब बेसिकली डिजिटल लाइब्रेरी है एक तरह का, जहां पे आपको 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। ठीक है, यह शब्द लोक म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड कोलकाता में। ठीक है, इंडिया का पहला लैंग्वेज म्यूजियम। आगे बढ़े तो लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 अभी जारी हुआ है। 2023 में ये जो अवार्ड था ये प्रधानमंत्री जी यानी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। इस बार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इससे पहले अलग अलग लोगों को मिला है, पर इस साल आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे देश के हैं अजीत डोवाल जी, उनको मिला है। ठीक है, अब ये बेसिकली लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड है, ये क्या है, तो ये जो है 1983 में इंस्टीट्यूट किया गया, और ये प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट पुणे के द्वारा। ठीक है, अब अजीत डोवाल जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, तो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर थे केरला कैडर के 1968 बैच के, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो में 1972 में आए, और फिलहाल 30 मई 2014 से लेकर अब तक अभी भी वो हमारे देश के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। अब बात करें लोकमान्य तिलक अवार्ड की। ठीक है, लोकमान्य तिलक अवार्ड की बात करें तो जो ये अवार्ड मिला है इस बार अजीत डोवाल जी को क्यों मिला है, क्योंकि उनके जो कार्य हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी में, काउंटर टेररिज्म में और बॉर्डर सिक्योरिटी में, उसके लिए। ठीक है, मतलब काउंटर टेररिज्म इसके लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, और साथ ही साथ उनके नेशनल सिक्योरिटी के लिए या नेशनल प्रोडक्टिविटी के लिए उनको मिला है। ठीक है, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में खासकर देश के लिए कुछ अच्छा करने के जो लोग करते हैं उनको ये प्राइज दिया जाता है। अभी देता कौन है, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट पुणे के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये था लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, जहां पे आपको लोकमान्य तिलक जी की एक मूर्ति, किताब, साथ ही कुछ कैश प्राइज और मोमेंटो दिया जाता है, साथ ही साथ ये चीजें दी जाती हैं। ठीक है, अजीत डोवाल जी को इस बार मिला है, 2023 में प्रधानमंत्री जी को मिला था। अगला करंट अफेयर्स हम देखें तो ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 जो कि न्यू दिल्ली में होने वाली है 17 से 23 अगस्त के बीच में, उसका मैस्कॉट जारी कर दिया गया है, वो है पेको। ठीक है, पेको। ये किससे इंस्पायर्ड है, हमारे यहाँ के नेशनल बर्ड पिकॉक से। ठीक है, इंडियन नेशनल बर्ड जो है पिकॉक, उससे इंस्पायर्ड है पेको। अब ये जो बेसिकली जो चैंपियनशिप है 17 साल बाद भारत लौट रहा है। इससे पहले 2009 में हुआ था। ठीक है, हैदराबाद में 2009 में हुआ था
ये वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन का अब 17 साल बाद भारत में वापस आ रहा है और इस बार न्यू दिल्ली में 17 से 23 अगस्त के बीच में होने वाला है, जिसका मैस्कॉट है पेको, जहां पे लगभग 50 कंट्रीज से ज्यादा और प्लस 400 प्लस से प्लेयर्स आने की संभावना है। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेटली डेटा है जिसमें 400 प्लस पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं। ठीक है, अभी जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये स्टार्ट कर हुआ था 1977 में। पिछला जो 2025 में इवेंट हुआ था वो पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसका एक चीज याद रखिएगा कि ये हर साल होता है, पर जिस साल ओलंपिक होता है उस साल ये इवेंट नहीं होता है। एनुअली होता है लेकिन ओलंपिक के साल में नहीं होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ बैडमिंटन 2026 भारत में न्यू दिल्ली में 17 से 23 अगस्त को होने वाला है, जिसका मैस्कॉट है पेको। ठीक है, ये मैस्कॉट है और इस मैस्कॉट को अनवील किसने किया है? हेमंता विश्व शर्मा ने। ठीक है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए पेको वर्ल्ड चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में जो होने वाला है उसका मैस्कॉट है। अगला और आखिरी करंट अफेयर्स हमारा वो ये है कि फर्स्ट ओडीआई सेंचुरी किसी इंडियन द्वारा बनाया गया है लॉर्ड्स में। ठीक है, हालांकि ये सैटरडे को ही बना था पर मैं थोड़ा सा लेट बता रहा हूं, पर कोई बात नहीं, आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। देखिए, पहली बार क्या हुआ है कि लॉर्ड्स के मैदान में ओडीआई सेंचुरी किसी भी भारतीय ने बनाया। इससे पहले जब से हम क्रिकेट खेल रहे हैं लॉर्ड्स में हमने इतने बार मैचेस खेले लेकिन आज तक किसी भी इंडियन प्लेयर ने सेंचुरी नहीं मारी। तो रोहित शर्मा ऐसे पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने 138 रन की जो पारी खेली थी, उसके साथ ही साथ भारत के पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की है ओडीआई की, यानी वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में, जिसे हम मैक्का ऑफ क्रिकेट या होम ऑफ क्रिकेट भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने ये जो फीट था, मतलब उन्होंने ये जो चीज जीता, वो थर्ड ओडीआई में इन्होंने ये कारनामा किया। ठीक है, स्कोर्ड 138 रन, मैंने बताया आपको 110 बॉल में किया था। 34th ओडीआई सेंचुरी है इनकी, वनडे इंटरनेशनल में 34वीं सेंचुरी है। इनके पास और भी नए रिकॉर्ड्स इन्होंने स्थापित किए। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। किसी भी इंटरनेशनल सेंचुरीज की हम बात करें ओपनिंग बैटर के द्वारा, वो 46वां हो गया। ठीक है, इंडियन ऐसे बैटर बन गए हैं जिन्होंने सरपास कर दिया सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को, जब उन्होंने इंटरनेशनल ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे 45 सेंचुरीज लगाई थी, इन्होंने 46 सेंचुरी लगा दी है। ओडीआई और टेस्ट मैच मिला के बता रहा हूं। ठीक है, 34 प्लस 12 सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट, तो टोटल 46वां ये सेंचुरी था। इसके अलावा हम बात करें तो ओल्डेस्ट इंडियन क्रिकेटर बन गए, इसमें भी इन्होंने सचिन तेंदुलकर को सरपास किया है, सबसे उम्रदराज भारतीय क्रिकेटर बनने के जिन्होंने इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर की हो। ठीक है, 39 इयर्स की एज में किया है और इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 38 समथिंग इयर्स की एज में किया था। ठीक है, इसके अलावा ये हाईएस्ट ओडीआई सेंचुरीज विजिटिंग बैटर इंग्लैंड में बनाने वाले बैट्समैन बन गए हैं, जिन्होंने 8 सेंचुरी बना दी इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, इंग्लैंड में जाकर, तो ये भी एक अपने तरह का एक नया रिकॉर्ड है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पहले ओडीआई बैट्समैन इंडियन बने हैं जिन्होंने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में सेंचुरी मारी है। ठीक है, तो यहां आप देख रहे होंगे कि थर्ड मैच में 138 रन बनाया, 110 गेंदें लेकर, 17 चौके 5 छक्के और 125.45 का स्ट्राइक रेट से। तो इस तरह से आज के करंट अफेयर्स हैं वो यहीं पे एंड होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये करंट अफेयर्स एनालिसिस या डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल पे आते जरूर हैं पर वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है कि इस तरह के और वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर करें उन लोगों के साथ जो आपके आसपास किसी भी तरह के गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इन्हीं लाइंस के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात करूंगा नए फैक्ट्स, नए न्यूज के साथ अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।